अध्याय 91 गर्भावस्था। संपादित करें। म्यूरफेंग बीटा फोन टैन खा और हुओ जुन की शादी को 8 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन छोटी बीन की छाया कभी नहीं देखी गई है। हालांकि हुओ शेंगफेंग, जो हर साल विदेश यात्रा करते हैं, स्थिति के बारे में पूछने के लिए घर पर फोन करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन हमेशा की तरह उनके जैविक बेटे ने जवाब दिया, अगर आपको यह पसंद है तो खुद जन्म दें। इस मामले में हुओ जुन का रवैया बेहद दृढ़ था। हुओ परिवार में हर किसी ने बारी बारी से उसे सलाह दी, जिसमें हुओ जिंगयान भी शामिल था, लेकिन अंत में कोई भी हुओ जून को हुओ परिवार के लिए डू एक्सटी का एक बॉक्स लाने से नहीं रोक सका। दो एक्सटी, दो लोईती ड्यूरेक्स। हर कोई इस मामले के बारे में तनख्वाह का हमेशा कोई रवैया नहीं रहा है। उनके लिए बच्चे जीवन का हिस्सा नहीं है, जिन्हें अनुभव किया जाना चाहिए। वास्तव में तनख्वाह को ऐसा नहीं लगता था कि मानवता के वृहद स्तर पर अपने जीवन को परिपूर्ण कहने के लिए उसे भी उन चीजों से गुजरना होगा जिनसे बाकी सभी लोग गुजरते हैं। इसलिए भले ही हुओ जून नहीं चाहती थी, वह सुनती थी। बस इतना ही था कि उसने हुओ जून को चतुराई से याद दिलाया कि सभी कंडोम 100% सुरक्षित नहीं होते। वह 2 परतों को सुनिश्चित करने के लिए जन्म नियंत्रण इंजेक्शन या जन्म नियंत्रण गोलियां ले सकती थी। लेकिन हर बार जब उसने इसका उल्लेख किया, तो हुओ जून ने उसे बिस्तर पर दबा दिया और उसे तब तक चूमा जब तक कि वह अवाक नहीं हो गई। वे चीजें शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं। खिलवाड़ मत करो। हर बार वह व्यक्ति ऐसा कहता है। समय बीतता गया, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। तनख्वाह ने अब ध्यान नहीं दिया। जब हुओ जून की उम्र 30 वर्ष से अधिक थी, लेकिन अभी भी उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उद्योग में धीरे धीरे अफवाहें उठने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि हुओ परिवार की वैध पत्नी एक तकनीकी प्रतिभा थी, जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना के दौरान अचानक घायल हो गई थी, जिससे वह एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिससे वह गर्भवती नहीं हो सकी। इसके अलावा उस घटना के बाद हुओ परिवार के युवा मालिक की अपनी पत्नी के साथ प्यार में एक शैतान के रूप में प्रतिष्ठा जल्द ही इस हद तक फैल गई कि हर कोई जानता था कि यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपनी पत्नी के लिए बच्चे नहीं चाहेगा। तनख्वाह ने घर के नौकरों को अफवाहों के बारे में बात करते हुए सुना और बस हंस दिया। ध्यान देने में बहुत आलस्य था, लेकिन हुओ तुआन ऐसा नहीं कर सका। जब तक तनख्वाह का मन है, वह कुछ भी पागलपन कर सकता है। एक बार संयोग से एक भोज में उसने किसी को बकवास करते हुए सुना। उस समय अनमोल जियाओ हुओ परिवार ने उसकी स्थिति की परवाह नहीं की। एक गुंडे की तरह उसने उस व्यक्ति को मौके पर ही अनुशासित कर दिया। अंत में उसने अपने होठों से खून पोंछा और कठोर शब्दों में मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता, न कि वह नहीं कर सकती। मुझे बच्चा पैदा करने की चाहत रखने का क्या मतलब है? उस विपत्ति को बाहर आने देना ताकि वह किन किन के पक्ष में या तुम्हारा पिता बनने के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सके। शायद किसी ऐसे व्यक्ति के शातिर शब्दों से चौंक कर, जिसे प्रतिष्ठा और आचरण की परवाह नहीं थी। सिर्फ एक रात में तुम्हारा पिता बनो शब्द पूरे उच्च वर्ग में फैल गए। उस शाम श्री हुओ, जो पहले से ही किशोरावस्था में थे, पूरी रात मास्टर बेडरूम के दरवाजे के सामने वॉशबोर्ड पर उदास बैठे रहे। बस इतना ही है कि इस विस्फोट के बाद घेरे के भीतर वह पदार्थ पूरी तरह से उभर आया था। अगर कोई और उन शब्दों को कहता, तो प्रभाव निश्चित रूप से भयावह और थोड़ा डरावना भी होता। लेकिन अगर यह युवा मास्टर हुओ होता, तो सभी को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। जीवन में हर किसी ने यह देखा है, कौन नहीं जानता कि अपनी पत्नी को 1.5 साल के लिए विदेश भागने और घर वापस लाने के लिए यंग मास्टर हुओ व्यक्तिगत रूप से घोटाले से लेकर पपराजी तक
फिल्मांकन से लेकर फोटो एडिटिंग से लेकर लेख लिखने से लेकर समाचार फैलाने तक की पूरी टीम बना सकता है, और इससे भी अधिक। अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा की खातिर वह हो परिवार की पार्टी में अपने नंगे हाथों से शराब का गिलास तोड़ सकता है और खुद को उस व्यक्ति के पैरों पर गिरा सकता है। जो व्यक्ति शुरू से अंत तक पागल हो, उन्हें यह बात अजीब नहीं लगती कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि विज्ञान में संभाव्यता ऐसी चीज है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले ही संभावना केवल 1% ही क्यों न हो। शादी के 9वें वर्ष में प्रवेश करते ही 1% बिना किसी चेतावनी के आ जाता है। उस साल प्रमोशन को पकड़ने के लिए साल खत्म होने से पहले तनख्वाह सुबह से रात तक व्यस्त रहती थी। वह खुद को पूरी तरह से सभी तरह की थीसिस में डुबो लेती थी। जहां तक उसके शरीर की थकावट की बात है, तो उसे लगता था कि यह बहुत ज्यादा काम की वजह से है। जब तक उसे पता नहीं चला कि उसे सुबह के समय उल्टी होने लगी है। तनख्वाह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो अपने शरीर की देखभाल करना नहीं जानती थी, इसलिए भले ही उसका काम व्यस्त था, उसने पुष्टि की कि उसने कम से कम दिन में 3 बार भोजन करने के नियम का पालन किया था ताकि उसके पेट को नुकसान न पहुंचे। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सिर्फ एक छोटा सा महीना उसके पेट को नुकसान पहुंचाए। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन पर कैलेंडर खोला और अपनी चाची के आने का समय गिनना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह से भी अधिक देरी से। तनख्वाह खूबसूरती से डिजाइन किए गए सिंक के सामने खड़ा था, आईने में लड़की को देख रहा था। पानी की बूंदें उसके नाजुक चेहरे पर बह रही थी। थकान, जी मिचलाना, आंटी का धीरे धीरे आना। अगर ये सिर्फ एक ही बात होती तो ठीक था, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तनख्वाह ने आह भरी। उसे हल्का सा सिरदर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह जल्दी में नहीं थी। उसने सिर्फ नए हाउसकीपर को बुलाया ताकि वह नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाने की व्यवस्था कर सके। हुओ जिंगयान को हुओ जून ने काम करने के लिए विदेश भेजा था। अब तक तनख्वाह यह पता नहीं लगा सका था कि क्या अधिक महत्वपूर्ण था, सार्वजनिक या निजी। यद्यपि गृहस्वामी को पहले से नहीं बताया गया था, लेकिन निजी चिकित्सक के आने के बाद तनख्वाह की स्वास्थ्य जांच के परिणाम तुरंत उपलब्ध हो गए। जांच का प्रभारी निजी डॉक्टर तनख्वाह के अध्ययन कक्ष में खड़ा था और अत्यंत चिंतित दिख रहा था। मिस टैन, आप 3 सप्ताह की गर्भवती हैं। सभी संकेतकों से पता चला कि तनख्वाह और निषेचित अंडा बहुत स्वस्थ थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक रिपोर्ट दी कि ऐसा लग रहा था कि गर्भाधान थैली गर्भाशय के बाहर थी। बेशक इसका कारण यह था कि भले ही वे हुओ परिवार के निजी डॉक्टर थे, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि हुओ परिवार का युवा स्वामी दिमाग से थोड़ा बीमार था और वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या सोच रहा था। तनख्वाह ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, मुझे पता है। डॉक्टर ने फिर सावधानी से पूछा, तो क्या मिस्टर हुओ को हमारी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। सभी लोग घर जाए। जब तनख्वाह ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि डॉक्टर ने राहत की सांस ली, मानो वह किसी दुर्घटना से बच गया हो। तनख्वाह को यह थोड़ा अजीब लगा। निजी डॉक्टरों के समूह के जाने की प्रतीक्षा करते हुए तनख्वाह कुछ देर तक अध्ययन कक्ष में बैठे रहे। उनका मूड अद्भुत और जटिल दोनों था। उसने अनजाने में अपने पेट को छुआ। अभी केवल 3 सप्ताह ही हुए हैं, बेशक वहाँ कोई भावना नहीं होगी, लेकिन यह जानते हुए कि यहाँ एक अतिरिक्त छोटा जीवन है, इस तरह का मूड अभी भी बहुत अजीब है। तनख्वाह ने बहुत देर तक सोचा, अंततः फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरे छोर से भी आवाज तुरंत आ गई। मिस टैन। फोन पर एक पुरुष की आवाज थी। इस आवाज का मालिक हुओ जून का विशेष सहायक था। हुओ जून ने अपने आसपास के लोगों से अनुरोध किया था कि उसे मिस किन
कहकर संबोधित किया जाए। उसके अनुसार उसे हो जून की पत्नी या साथी कहलाना बहुत पसंद था, लेकिन वह जानता था कि हुओ परिवार से जुड़ी मैडम हुओ की उपाधि की तुलना में किनके को ऐसे नाम से सम्मानित किया जाना चाहिए जो खुद को पुष्ट करे। धीरे धीरे हुओ परिवार के नौकर या कंपनी में अधीनस्थ जो हुओ परिवार की स्थिति को जानते थे, सभी ने तान खा को मिस तान कहना शुरू कर दिया। किनके की उंगलियां फड़क उठीं। क्या आपके प्रेसिडेंट हुओ कंपनी में हैं? हाँ, प्रेसिडेंट हुओ अभी मीटिंग में है। मैं फोन उन्हें देने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हुओ जुन के लिए किनके एकमात्र अपवाद थे, इसलिए भले ही बैठक में खलल डालना असुविधाजनक हो, हुओ जुन फिर भी किनके के कॉल के कारण रुक जाते थे। जिन सहायकों को इस बारे में पता नहीं था, वे सभी पैक अप कर चुके थे। तनख्वाह कोई जरूरत नहीं, मैं बाद में कंपनी जाऊंगा, उसकी मीटिंग खत्म होने तक इंतजार करूंगा और फिर उससे कहूंगा। परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मिस टैन। ड्राइवर हो तान खा को काम करने के लिए हुआक तुआन कंपनी के मुख्यालय के नीचे ले गया। हुओ जून का सहायक पहले ही नीचे चला गया था और सामने लॉबी में इंतजार कर रहा था। जहां तक विशेष सहायक महाप्रबंधक हुओ के चेहरे और पहचान की बात है, तो कंपनी के अधीनस्थ उससे बहुत परिचित थे। जैसे ही उन्होंने उसे लॉबी में खड़ा देखा, अंदर बाहर आने जाने वाले कई कर्मचारी बेहद उत्सुक हो गए। ऐसा लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। राष्ट्रपति हुओ के विशेष सहायक, तो यह उससे बहुत अलग नहीं है कि वह खुद आकर उसे ले जाए। उसके पास ऐसा होने के लिए किस स्तर का मानवीय मूल्य होना चाहिए, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। इस साल की बड़ी परियोजना, यह व्यक्ति अपने आप इस तरह से सामने नहीं आया। यह सही है, यह वास्तव में अजीब है। क्या कंपनी ने हाल ही में कोई बड़ा कदम उठाया है? बिल्कुल नहीं, यह साल का अंत होने वाला है। मैं पहले से ही बहुत व्यस्त हूँ। अगर मैं परियोजना की प्रगति को गति देता हूँ, तो चाहे मुझे कितना भी बोनस मिले, मुझे लगता है कि मैं पैसे कमाने की कोशिश में अपनी जान गंवा सकता हूँ। मैं भी। अरे अरे, सहायक हटो, वहां चलो, वहां चलो। जब भी किसी को महान हॉल के अंदर रुकने का कोई कारण होता था, इस समय, सुबह या शाम, लगभग बिना पूर्व सहमति के, वे सभी उस दिशा में देखते थे जिस दिशा में विशेष सहायक चल रहा होता था। सबकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो लगभग 20 वर्ष की आयु का था, एक युवा लड़की और कुछ हद तक महिला जैसा दिख रहा था, कंपनी के मुख्य द्वार के सामने प्रकट हुआ। उसने एक लंबा सफेद कोट पहना था जो उसके शरीर पर फिट था। उसके नीचे एक जेट ब्लैक टर्टलनेक, गहरे नीले रंग की जीन्स और छोटे जूते। उसके कर्व्स मुलायम और पतले थे। बालों को जटिल तरीके से स्टाइल नहीं किया जाता है, बस एक पोनीटेल में बांधा जाता है, जो हल्का और आरामदायक दिखता है, और चेहरे पर केवल पाउडर की एक पतली परत लगाई जाती है। उसके व्यवहार से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन उसके पहनावे से आप यह बता सकते हैं कि वह निश्चित रूप से वह ऑफिस लेडी नहीं है जो आम तौर पर ऑफिस में बैठती है। लेकिन वह चेहरा सचमुच बेदाग था, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्होंने एक ही नज़र में कोई खूबसूरत दृश्य देख लिया हो। मिस टैन, सहायक ने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को दूसरी ओर स्थित विशेष लिफ्ट में जाने के लिए आमंत्रित किया। जो लोग छिपकर यह सब देख रहे थे, वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। यह कौन है? बिल्कुल भी पार्टनर जैसा नहीं दिखता। कपड़ों और चेहरे की शैली को देखकर ऐसा लगता है कि वह कुछ समय पहले ही स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला छात्र है। लेकिन स्वभाव बहुत समान नहीं है। यह वास्तव में अजीब है। क्या तुम लोगों ने सुना कि असिस्टेंट टोन ने उसे क्या कहा? क्या? मैंने सुना,
ऐसा लग रहा था कि वह उसे मिस टैन कह रही थी। किन, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जिसका राष्ट्रपति हुओ के साथ रिश्ता है। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैंने भी यही सोचा था। पागल, पागल, मुझे हमारे विभाग के चैट समूह में एक संदेश भेजना है। राष्ट्रपति हुओ की शादी को 9 साल हो चुके हैं। यह पहली बार है जब मैंने उनकी पत्नी को अपनी आंखों से देखा है। आप लोगों ने अभी कहा कि वह लड़की अफवाह वाली श्रीमती हुओ है। अरे अरे अरे, वह बहुत छोटी है। वह बिल्कुल जवान नहीं है। वह 27-28 साल की लगती है, लेकिन वह बाहर से बहुत जवान दिखती है। वाह, मैं बहुत समय से उस महान व्यक्ति से मिलना चाहता था जो राष्ट्रपति हुओ को वश में कर सकता है। मैंने वास्तव में उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके अलावा मैंने सुना है कि वे दोनों हाई स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे। उस समय उसकी वजह से राष्ट्रपति हुओ इतने पागल थे कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। आप बहनचारे की खबरों से अपडेट नहीं रहते हैं, तब नहीं, लेकिन अब भी। आपने निश्चित रूप से नहीं सुना है कि राष्ट्रपति हुओ ने 2 साल पहले अपनी पत्नी को देश वापस लाने के लिए क्या किया था, है ना? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं आपके लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाऊंगा। तब तक आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में पहला नियम उस पागल राष्ट्रपति हुओ से दूर रहना क्यों है। जब पूरी कंपनी तनख्वाह के आने के कारण उत्साह से बातें कर रही थी, तब तनख्वाह पहले ही हुओ जून के विशेष सहायक का पीछा कर चुका था और विशेष लिफ्ट से सीधे मीटिंग फ्लोर पर चला गया था। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद यह वह मंजिल थी जहां हुओ जून काम करता था। जाहिर है, सभी अधीनस्थों को सहायक सन द्वारा पहले से ही निर्देश दिए गए थे, इसलिए इस समय जो कोई भी गुजरता था वह तनख्वाह का अभिवादन करने की पहल करता था। सहायक टोन ने टैन खा को बैठक कक्ष के बगल में स्थित विश्राम क्षेत्र में ले गया। मिस टैन, राष्ट्रपति हुओ की बैठक अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा और उन्हें परेशान नहीं करूंगा। कृपया यहाँ एक क्षण रुकें, मैं अंदर जाकर उसे सूचित करूंगा। कोई जरूरत नहीं, किनके मुस्कुराया। मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। सहायक सन ने हिचकिचाहट दिखाई। हुओ जून के सहायक के रूप में और उन कुछ लोगों में से एक जो 2 साल तक टिके रह सकते थे, वह अच्छी तरह से जानता था कि हुओ जून के कार्य जीवन संतुलन सिद्धांत का मूल यह था कि सब कुछ किनके पर केंद्रित था। अंत में उसे 2 सबसे कठिन विकल्प दिए गए और चाहे उसने उनका पालन किया हो या नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसने राष्ट्रपति हुओ के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लंघन किया था। ऐसा महसूस करते हुए कि वह अपने पेशेवर जीवन की अंतिम सीमा पर पहुंच गया है, वह बहुत पसीना बहाने वाला था। किनके ने इस मंजिल पर रिसेप्शनिस्ट द्वारा तैयार की गई कॉफी का कप लिया और धीरे से धन्यवाद कहने के बाद उसने पलटकर देखा कि हुओ जून का सहायक अभी भी सोफे के पास खड़ा था। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। फोर्ट किनके ने इस बारे में सोचा और कारण जान लिया। वह हंसी, कोई बात नहीं, अगर कुछ है तो बस इतना कहो कि मैंने पूछा था। सहायक ने यह सुना और तुरंत किनके के सामने अपना सिर झुकाया जैसे कि उसे माफ कर दिया गया हो। तो फिर अगर मिस टैन की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं पहले कुछ काम निपटा लूंगा। ठीक है। किनके भी सही समय पर आ गया। यह साल के अंत की सारांश बैठक थी। सभी विभागों की रिपोर्टों में बहुत समय लगा, इसके समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते हुए। जब सभी लोग बैठक कक्ष से बाहर निकले, बर्फ सफेद फर्श से कुछ मीटर की दूरी पर खिड़की के बाहर का आसमान पहले से ही अंधेरा था। यह पूरी मंजिल हुओ जून का कार्यक्षेत्र थी। बैठक कक्ष से बाहर निकलने के बाद भी किसी ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की।
चर्चा की केवल एक या दो आवाजें कम स्तर पर आ गईं, जबकि बाकी लोग चुप रहे। जैसे ही आगे चल रहे कुछ लोगों ने गलियारे का कोना मोड़ा, उनके सामने का दृश्य क्षेत्र अचानक व्यापक हो गया। इतनी बड़ी जगह में वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। सबसे चमकदार चीज शायद दाईं और आराम करने की जगह थी। नरम सोफे के आर्मरेस्ट पर सो रहा व्यक्ति। आगे की टीम में कई लोग बिना पूर्व सहमति के एक ही समय पर रुक गए। किसी ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा, यह कर्मचारी किस विभाग से है? वह यहाँ सोने क्यों आया है? क्या इसलिए कि उसे लगता है कि राष्ट्रपति हुओ का स्वभाव हाल ही में बहुत अच्छा हो गया है? हमारे विभाग से नहीं है। मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कभी देखा है। बहुत युवा। एक इंटर्न? एक इंटर्न इस मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा विभाग है, बस उन्हें पहले जगाओ, अन्यथा अगर राष्ट्रपति हुओ बाद में बाहर आते हैं और उनसे मिलते हैं तो वे नाराज हो जाएंगे। चाहे कोई भी विभाग हो, खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं होगा। ठीक है, मुझे करने दो। जब वे बातें कर रहे थे, तभी एक 40 वर्षीय अनुभवी ओएल उनके पीछे से निकली। उसकी ऊंची एड़ियां हल्के से फर्श पर पड़ रही थी। ऑफिस लेडी, वह झुकी, संभवतः वहीं लेटी हुई थी, इसलिए लड़की असहजता से भौहें सिकोड़ रही थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी, जिससे उसकी मातृवृत्ति जाग उठी, इसलिए सहज रूप से धक्का देने की गति भी बहुत हल्की थी। अरे, अरे! तनखा ने अचंभित होकर अपनी आंखें खोलीं। छत से लटकता हुआ कांच का लैंप बर्फ सफेद फर्श को रोशन कर रहा था, जिससे तनखा की आंखों के सामने एक हल्की सफेद रोशनी फैल रही थी। कुछ सेकंड के लिए उसकी चेतना अस्त व्यस्त हो गई, फिर धीरे धीरे विवेक वापस आ गया। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम किस विभाग से हो? तुम इस मंजिल पर कैसे पहुंचे? आह! तनखा ने अपनी दुखती कनपटियों को रगड़ा। निश्चित रूप से गर्भावस्था के शुरुआती चरण बहुत दर्दनाक थे, अन्यथा अपने आत्म संयम के साथ, चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, वह यहाँ सो नहीं जाती। तान खा खड़ी हुई। मैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, अचानक जहां अन्य लोग खड़े थे, वहां से कुछ ही दूरी पर उन्होंने किसी को अपने पीछे से बोलते हुए सुना, राष्ट्रपति हो। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? यह जानी पहचानी आवाज दूर से आई, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त गंभीरता और ठंडक थी जिसे तनखा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तनखा चौंक गया। उसे अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। यह वास्तव में हुओ जून के कार्यस्थल पर उसका पहला आना था। वह घर पर उस आदमी की शक्ल सूरत की आदी थी, जो बिल्कुल भी परिपक्व नहीं लग रहा था। इसके विपरीत उम्र के साथ उसका बचपना बढ़ता गया। अचानक जब उसने काम करते समय उसकी आवाज सुनी, तो उसके दिल में एक जटिल लेकिन अजीब भावना पैदा हुई। पलक झपकते ही, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। शायद यह बच्चा सही समय पर आया है। अरे! उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अपनी आवाज धीमी करके किनके को फिर से होश में लाया। होश में आने के बाद वह खुद पर हंसे बिना नहीं रह सकी। मैं अचानक इतना क्यों सोच रही हूँ? ऐसा लगता है कि गर्भावस्था में भावनाएं वास्तव में आसानी से बढ़ जाती हैं। ऐसा सोचते हुए तनखा ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद, सर। लेकिन मैं कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। मैं यहाँ किसी को खोजने आया हूँ। आप यहाँ किसी को क्यों ढूंढ रहे हैं? इस मंजिल पर कार्यालय क्षेत्र का है। ऑयल रुक गया। फिर अचानक उसे होश आया। आप राष्ट्रपति हुओ को ढूंढ रहे हैं? हाँ। तनखा ने सिर हिलाया। उसकी नजरें उसके बगल में खड़े व्यक्ति से हटकर कुछ ही दूरी पर खड़े लोगों के समूह पर गईं। इस समय
हो जून लंबे दालान से बाहर चला गया। शायद कई वर्षों तक साथ रहने से टेलीपैथी पैदा हो गई थी। जैसे ही हो जुन उन लोगों के बीच से निकला, उसने बस अपनी आंखें उठाईं और उनकी आंखें तुरंत मिल गईं। हो जून रुक गया, अचानक अपने होश में आया और तेजी से आगे बढ़ा। तान तान, इस तरह के अंतरंग संबोधन ने यहाँ खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ सेकंड बाद सभी ने जिज्ञासा और मूल्यांकन के साथ अपनी नजरें तान खा की ओर घुमाईं। हो जून का हाव भाव अच्छा नहीं था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी में आ रहे हो? क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को मीटिंग में खलल डालने नहीं दिया। तान खा थोड़ा हिचकिचाया, उसकी नजर हुआक तुआन के पीछे गई, फिर पीछे देखा। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन यह जगह बहुत सुविधाजनक नहीं है। चलो बात करने के लिए आपके कार्यालय चलते हैं। ठीक है, हो जुन ने सहमति व्यक्त की। उसका शरीर सहज रूप से तान खा को अपनी छाती के करीब खींच रहा था। वे दोनों बाहर चले गए और उनके पीछे खड़े लोगों के चेहरे पर उलझन और उलझन थी। उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थी, अगली बार आपको इस तरह आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं उन्हें बता दूंगा। बस घर जाओ। जब दोनों आकृतियां धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गईं, तो लोगों ने उलझन में एक दूसरे को देखा, फिर लिफ्ट की ओर चलना शुरू कर दिया। अपनी आंखें खोलें। यह सही है, जब मैं जीवित था तो मैं राष्ट्रपति हुओ को बहुत धीरे से बोलते हुए सुन सकता था। पहली बार जब मैंने मैडम हुओ को देखा, तो वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा युवा और सरल दिख रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों कोई मजाक में कहता था कि वह हुओ परिवार की सुदाजी एक है, लेकिन आज उन्हें देखकर मुझे आखिरकार समझ आ गया। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह से राष्ट्रपति हो उसे देखते ही अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाए। उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सच है। हो जून के कार्यालय के अंदर आदमी का शरीर अकड़ गया और काफी देर बाद उसने अपना मुंह खोला और बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाल पाया। तुमने क्या कहा? किसी और की तुलना में, जिसने बहुत पहले ही खबर सुन ली थी, तनखा बेहद शांत दिख रहा था। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कोमल और स्थिर थी, तथा जब उसने अपनी बात एक बार फिर दोहराई तो उसका हाव भाव शांत था। मैं गर्भवती हूँ। हो जुन की आंखें और शरीर दोनों बेहद कठोर थे। कौन? अगर तुमने यह पूछने की हिम्मत की कि यह किसका है, तो आज से अपने कंबल और तकिए को गले लगाओ और फर्श पर सो। हो जून ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया, क्योंकि वह बहुत हैरान था। उसका सुंदर चेहरा सभी तरह की भावनाओं से भरा हुआ था, जिसमें निराशा और गुस्सा भी शामिल था, और थोड़ी क्रूरता भी थी। हर बार जब आप यह कैसे संभव है, किनके थोड़ा थका हुआ था, सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसका स्वर सुस्त था। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। उस चीज की गर्भनिरोधक दर 100% नहीं है। हो जून का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा। किनके ने उसकी प्रतिक्रिया देखी। कुछ सेकंड के बाद ऐसा लगा कि वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में बच्चों से इतनी नफरत करती हो? हो जून ने भौहें सिकोड़ी, बहुत देर तक चुप रहा। फिर वह चला गया और किनके के बगल में बैठ गया, लड़की को अपने सीने से लगा लिया, जटिल भावनाओं के साथ उसे पीछे से गले लगाया, फुसफुसाया, मैं बस यह उम्मीद नहीं करता कि कोई और तुम्हारा ध्यान मुझसे अलग कर दे। अगर हमारे बच्चे हुए तो तुम निश्चित रूप से मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करोगी। तनखा आश्चर्यचकित हो गया और मुस्कुराए बिना न रह सका। तुम हो, मैं तुम हूँ। हम एक नहीं हैं। क्या तुम इस मामले में अंतर भी नहीं बता सकती? हो जून ने केवल अपनी बाहें कस ली।
उसे और कसकर गले लगा लिया, लेकिन बोला नहीं। तनखा ने झिझकते हुए धीरे से कहा, यदि आप सचमुच बच्चा नहीं चाहती हैं, तो हम इसका गर्भपात करा सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तनखा ने महसूस किया कि उसे गले लगाने वाला व्यक्ति अचानक सख्त हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को धीमी आवाज में कहते सुना, लेकिन ऐसा करना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। तनखा ने सोचा, वास्तव में सिद्धांत रूप में 10 महीने की गर्भावस्था, गर्भपात और समय से पहले जन्म दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हैं। हो जून ने अपनी आवाज को और भी कम कर दिया। उसने अपना सिर लड़की की गर्दन में दबा लिया, धीरे से उसके मुलायम लंबे बालों को रगड़ते हुए। थोड़ा उदास और नाखुश लग रहा था। माफ करना टैन टैन, यह मेरी गलती है। टैन खा मदद नहीं कर सका लेकिन और भी हंसा। मेरे साथ क्या गलत है? मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। मैं रेनकोट को अपना काम ठीक से न करने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? जाहिर है, हो जून उसके साथ मजाक करने के मूड में नहीं था। कार्यालय में कितनी देर तक सन्नाटा छाया रहा, यह न जानते हुए तनखा ने हो जून को कर्कश स्वर में पूछते हुए सुना, तो तान तान, तुम्हारा क्या हाल है? हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? यह बच्चा, क्या तुम इसे रखना चाहती हो? हो जून ने उसके कान में धीरे से आह भरी। उस समय हो जिंगयान ने मुझसे कहा था, मुझे तुम्हारी राय पूछनी चाहिए थी। माँ बनना या न बनना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें चुनने का अधिकार है। वह सही था, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी रही हूँ और नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पास यह विकल्प हो। हो जून के बोलने के बाद काफी देर के बाद तनखा थोड़ा सा हिला। उसने धीरे से हो जून को, जो उसे गले लगा रहा था, दूर खींचा और पलटकर उसका सामना किया। मुझे जो भी हो, ठीक है। चाहे मेरा बच्चा हो या न हो, इसका मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बच्चे होने या न होने से मेरी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। तो क्या अब भी सब वैसा ही है? उम्मा, ऐसा लग रहा था कि तनखा थोड़ा शर्मिंदा थी। वह थोड़ा मुस्कुराई। हो जून, बहुत जादुई। उसने हाथ बढ़ाकर हो जून का हाथ अपने पेट पर रख लिया। जब मैं सोचती हूँ कि यहाँ एक नन्हा जीवन बड़ा हो रहा है, उसके शरीर में बहने वाले रक्त के बारे में सोचती हूँ जो हमारा है, सोचती हूँ कि क्या होगा अगर वह बड़ा होकर आधा तुम्हारे जैसा और आधा मेरे जैसा हो जाए। यह पहली बार है जब मेरे मन में ऐसी कल्पना आई है। और यह विचार मेरे द्वारा अनुभव किए गए सभी सुखों और दुखों जैसा नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी अस्तित्व जैसा है। तनखा रुक गया और सीधे हुआक तुआन की आंखों में देखने लगा। क्या तुम सच में इसके आने का इंतजार नहीं कर रहे हो? अगर नहीं, तो चलो इसे नष्ट कर देते हैं और हम भविष्य में इस मामले का फिर से जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम भी मेरी तरह इसके आने का इंतजार कर रहे हो, तो हम इसे जन्म देंगे, है न? क्या तुम नहीं देखना चाहते कि यह कैसा दिखता है और यह किससे ज्यादा मिलता जुलता है? हो जून की पुतलियां थोड़ी कांप उठीं और कुछ सेकंड बाद उसने एक धीमी हंसी निकाली। उसकी कर्कश आवाज में बेप्सी का संकेत था। हो जुन नीचे झुका, अपने सामने बैठी लड़की को कसकर गले लगाया और उसके कान में जोर से हंसा। तुम मेरे साथ गंदी चाल चल रही हो, तान तान। तुम गंदी चाल क्यों चल रही हो? तनखा ने मासूमियत से घूर कर देखा। क्या तुमने मुझे विकल्प नहीं दिया? हो जून ने उसके कान के पास दबाया और धीरे से आह भरी। तुमने पहले ही कह दिया है। मैं कैसे तुम्हें क्रूरता से बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा होने की उम्मीद नहीं करता और फिर चाहता हूँ कि तुम वह उम्मीद छोड़ दो। किनके ने अपनी आंखें नीची कर ली और एक हल्की हंसी निकाली। तुम ही हो जो असभ्य हो रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है और अब तुम उसे जन्म देने का विचार मुझ पर थोप रहे हो। हो जुन ने कुछ नहीं कहा।
उसने तानखा को गले लगा लिया और दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपट गए। न जाने कितना समय बीत गया था जब तानखा हो जून की बाहों में लगभग सो गई थी। उसने एक आवाज सुनी जो उसके कान से आती हुई बहुत दूर लग रही थी। तन, तुम बताओ, बच्चा लड़का होगा या लड़की? मुझे नहीं पता, तनखा ने चुपचाप अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम आशा करते हो कि यह लड़का होगा या लड़की? उम्मा, एक लड़की। क्यों? अगर लड़का हुआ तो शायद वह तुम्हारे जैसा ही दिखेगा। इसके अलावा भविष्य में किसी और बच्चे के बारे में सोचकर मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तनखा धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह लड़की होगी। नोट: सुदाजी एक शांग राजवंश के दौरान चीनी किंवदंती में एक प्रसिद्ध चरित्र है। वह चीनी इतिहास में शांग राजवंश के अंतिम सम्राट झो की दूसरी रानी के रूप में जानी जाती है। फोन को कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद म्यूरफेंग, मुझे अतिरिक्त अध्याय के अंतिम 2 अध्याय देने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इस अध्याय का संपादन अभी तक पूरा नहीं कर पाता। के। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। LT 3 अध्याय 92 छोटी बीन। संपादित करें मूर_फेंग बीटा। फोन लघु कहानी संख्या 1। श्रीखु, आपके लिए मुझे ढूंढना बेकार है। हमारे श्रीहु वास्तव में कंपनी में नहीं है। नहीं, असिस्टेंट टोन, मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूँ। तुम्हारा जनरल मैनेजर हो पूरे हफ्ते यहाँ कैसे नहीं रह सकता? वह वास्तव में यहाँ नहीं है। सहायक सुन, मुझे वास्तव में खुद अध्यक्ष हुओ को बताना होगा, जो CEO का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। अध्यक्ष क्यों? आपका मुझे बताना बेकार है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। सच बताऊं तो अध्यक्ष हुओ पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। छुट्टी ले लो। हाँ। तो आप कंपनी में कब वापस आएंगे? उम्मा, लगभग 7 या 8 महीने में। हाँ, 7-8 क्या 7-8 महीना? उसने ऐसा क्या किया कि उसे लगभग 1 साल की छुट्टी मिल गई? मातृत्व अवकाश। सहायक सन ने अब डरे हुए क्यूजोंग पर कोई ध्यान नहीं दिया, पीछे मुड़ा और वापस लौट आया। 2 कदम चलने के बाद उसने अपना सेल फोन उठाया और तुरंत मुस्कुराया। हाँ, मिस्टर हो। कल आपने मुझे डायपर ब्रांड की जांच करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें पहले ही देख लिया है। मैंने हो परिवार को 72 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट भेज दी है। लेकिन क्या तैयारी करना थोड़ा जल्दी नहीं है? आवाजें पहले ही दूर जा चुकी थी। वहां खड़े व्यक्ति की आंखें अभी भी खुली हुई थी और मुंह खुला हुआ था। कुछ दिनों बाद उद्योग में सभी ने सुना कि हो परिवार के युवा पागल मालिक के पास एक नया विचार था। मैडम हो गर्भावस्था के दूसरे महीने में थी और उन्होंने कंपनी में बहुत ही उचित तरीके से छुट्टी का पत्र लिखा, अपने लिए 8 महीने की मातृत्व छुट्टी का अनुरोध किया। सबसे मजेदार बात यह है कि छुट्टी का अनुरोध उन्होंने स्वयं ही स्वीकृत किया था। छोटी कहानी नंबर 2। किनके की प्रारंभिक गर्भावस्था की प्रतिक्रियाएं बेहद तीव्र थी। पहले तो वह हमेशा की तरह काम पर जाने पर अड़ी रही, लेकिन जब वह 7वें सप्ताह में प्रवेश कर गई तो मतली और थकान इतनी स्पष्ट थी कि वह हमेशा की तरह स्कूल जाने में असमर्थ थी। हो जून के जोरदार अनुरोध के तहत तानखा के पास स्कूल से छुट्टी मांगने और अस्थायी रूप से आराम करने के लिए घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और वह व्यक्ति जो हो परिवार के विशेषाधिकारों को रखती है, उसने आराम से अपने लिए मातृत्व अवकाश आवेदन लिखने और उसे स्वीकृत कराने के बाद हो परिवार में अधिकारपूर्वक रहने लगी और 24 घंटे तनख्वाह के साथ रहने लगी। सुबह सुबह गृहस्वामी ने गर्भवती महिलाओं, नर्सों,
प्रसूति विज्ञान के प्रोफेसरों की देखभाल के लिए अनुभवी पोषण विशेषज्ञों के एक समूह की व्यवस्था की थी, और यहाँ तक कि यानेन, जो विदेश में थी, ने पेशेवर नर्सिंग स्टाफ को भी पेश किया था जो उसकी गर्भावस्था के शुरुआती चरणों से उसके साथ थे, लेकिन इन सभी लोगों को हुओ जून ने हटा दिया था। एक पद और अनेक जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने तनख्वाह से संबंधित सभी कार्य स्वयं ही किए। नर्सें और देखभाल करने वाले सभी हुओ परिवार में शिक्षक बन गए और हुओ परिवार के मालिक को हाथ से हाथ मिलाकर शिक्षा देने लगे, जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन दूसरों की देखभाल करने में कोई प्रतिभा नहीं रखता था। सब कुछ ठीक ठाक चलने के बाद भी उन्होंने गर्भधारण का मामला नहीं छोड़ा। हुओ परिवार के मुख्य घर की खुली हवा वाली बालकनी में तान खां ने खुद को एक आरामदायक कुर्सी पर दफन कर लिया और धूप सेंकने लगी। उसके कानों में प्रसूति विज्ञान के प्रोफेसर की कोमल कहानी सुनाने वाली आवाज थी। उसे नहीं पता था कि उसके पेट में पल रहे 2 महीने से ज्यादा के बच्चे पर इसका कोई असर हुआ था या नहीं, लेकिन कम से कम उसे यह सुनते ही नींद आ गई। जैसे ही उसकी चेतना आकाश में नरम बादलों की ओर उड़ी, उनमें डूबने ही वाली थी, किनके ने अपने कानों में कुछ कर्कश आवाजें गूंजती सुनी। कहानी एक नए पृष्ठ पर पहुंचती है, लेकिन इस बार कथावाचक एक गहरी, कर्कश पुरुष आवाज है। तनख्वाह ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं। परावर्तित प्रकाश ने उसे थोड़ा सा सिकोड़ दिया। कुर्सी की तरफ देखने लगी जहां प्रकाश का प्रभामंडल एक अस्पष्ट आकृति पर चमक रहा था। हुओ जुन, उसने धीरे से पूछा। सोफे पर झुके हुए आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने अपना आधा शरीर उठाया और करीब आ गया। तनतन, तुम कहाँ हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, तनख्वाह, जो कुर्सी पर लेटा हुआ था, ने अपना पैर उठाया और हल्के से उसकी जांघ पर पैर रख दिया। कुर्सी पर बैठी लड़की उस नरम जगह में धंसी हुई थी, अपनी आंखें बंद कर रही थी और धीरे से बुदबुदा रही थी। रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी आवाज इतनी धीमी है मानो तुम कोई भूत की कहानी सुना रही हो। हुओ जून कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। पीछे हटने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी आराम कुर्सी के पास सतर्क था। उसने किताब बंद कर दी, कहानी सुनाना बंद कर दिया, बस अपना हाथ ऊपर उठा दिया, जिससे तनख्वाह के गोरे चेहरे पर एक छोटी सी छाया पड़ गई। जाहिर है, वह पहले भी बड़बड़ा रहा था और शिकायत कर रहा था, लेकिन ऐसा कहने के बाद, किनके, जिसे इतने लंबे समय से मना लिया गया था लेकिन फिर भी वह सो नहीं सका था, अचानक उसकी सांसें हल्की हो गईं। हुओ जुन ने बिना पलक झपकाए सोए हुए व्यक्ति को देखा। बगल में खड़ी नर्स ने देखा कि तनख्वाह पहले से ही सो रहा है। उसने एक पतला कंबल उठाया और धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, उसने देखा कि आदमी आराम कुर्सी के बगल में बैठा हुआ उस लड़की को देख रहा था जो इतनी दुबली थी कि उसके गाल थोड़े नुकीले थे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या छोटी सी मुसीबत है? उसे सच में पता है कि कैसे सताना है। लड़की मत बनो, लड़का बनो। जब तक तुम बाहर नहीं आ जाती, तब तक रुको, मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। नर्स ने सुना और उसे यह अजीब लगा। वास्तव में वह खुद को रोक नहीं सकी, इसलिए उसने सबसे छोटी आवाज में सवाल पूछा, मिस्टर हुओ, आप लड़का क्यों चाहते हैं? हुओ जून ने अपना सिर नहीं घुमाया, कुछ सेकंड के लिए तनख्वाह के पेट को घूरता रहा। महान घृणा को गहरी घृणा के रूप में समझा जा सकता है। फिर उसने दांत पीस लिए। लड़कों को हराना आसान है। नर्स अवाक थी, आधी हंस रही थी और आधी रो रही थी। छोटी कहानी नंबर 3। गर्भावस्था की प्रतिक्रियाओं को सहन करते हुए तनख्वाह का पेट धीरे धीरे बड़ा हो गया। हुओ जून ने उसे और भी अधिक मजबूती से सुरक्षित रखा। उसे डर था कि कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने तनख्वाह के पास से आधे कदम के लिए भी हटने से इनकार कर दिया।
घर पर बैठे बैठे चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, देखना उबाऊ ही होगा। अंततः तनखा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि वह पास के पार्क में टहलने जाना चाहता है। बेशक हो जून भी इसका अनुसरण करेगा। मूलतः वे अपने साथ अंगरक्षक लेकर आए थे, लेकिन तनखा को डर था कि यदि उन्होंने बहुत औपचारिक सूट पहना तो इससे अन्य लोग डर जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें साथ आने की अनुमति नहीं दी तथा उन्हें केवल आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए पार्क के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। हो जुन अकेले ही तानखा के पीछे पीछे धीरे धीरे बजरी वाले रास्ते पर चल रहा था। अभी बसंत ऋतु का आरंभ है, इसलिए पार्क में बहुत से लोग आते हैं तथा बच्चों की संख्या तो और भी अधिक है। बच्चों को बगल से भागते हुए देखकर हो जून की अभिव्यक्ति गंभीर थी, मानो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसे डर था कि अगर किसी ने उसे छुआ तो तानखा को चोट लग जाएगी। तनखा को खुशी और मजा दोनों महसूस हुआ। कुछ कदम चलने के बाद हो जून थक गया। उसने तानखा को आराम करने के लिए पास के एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठाया। वे दोनों कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनके पीछे घास पर कुछ और लड़के दिखाई दिए जो पहली नजर में ही एक दूसरे के दोस्त बन गए और बहुत शरारती थे। बारी बारी से अपनी बड़ी और छोटी मुट्ठियों से रबर की गेंदें फेंक रहे थे। यदि उसने गलती से तानखा को मारा तो हुओ जुन स्वाभाविक रूप से इसे और अधिक समय तक रोक नहीं पाएगा। इससे पहले कि तानखा उसे रोक पाता, उसने हुओ जून को खड़ा होते और सोफे के पीछे चलते देखा। लड़कों ने ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक ने गेंद प्राप्त की और हंस रहा था। धप! वह हुओ जून से टकरा गया। लड़का हैरान होकर ऊपर देखने लगा। उसे यह लड़का बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसकी आंखें बहुत भयंकर थीं, नीचे झुकी हुई थी, और जब वह उसे देख रहा था तो उसका चेहरा भावहीन था। लड़का इतना डर गया कि वह पीछे हट गया। हो जुन संतुष्ट था और उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं? कहीं और जाकर खेलो। छोटे लड़के ने मुंह बनाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला है। क्या हो जुन उस तरह का व्यक्ति है जो आंसुओं के कारण डगमगा जाएगा? उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, बल्कि इसके विपरीत उसकी आंखें और अधिक उग्र होती गईं। अन्य लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक लड़का जो दूसरों से थोड़ा लंबा था, उसने कई बार अपनी आंखें घुमाईं, शायद इसलिए क्योंकि उसने केवल हुओ जून और तानखा को देखा था, इसलिए उसने हुओ जून की ओर मुंह बनाया। यह एक पार्क है, तुम्हारा घर नहीं। क्या तुम नियंत्रित कर सकते हो कि हम कहाँ खेलें? हुओ जून ठंडी हंसी हंसा। सचमुच नहीं जा रहे हो? नहीं। ठीक है। हो जुन ने अचानक फोन किया, इस स्थान का अनुसरण करें। 2 मिनट से भी कम समय में 6 या 7 अंगरक्षकों का एक समूह तेजी से तानखा और होआक तुआन की ओर दौड़ा। तानखा, जो पहले कुर्सी पर झुककर उत्साह देख रहा था, दंग रह गया और उसने हुओ जून की आस्तीन खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। वे तो सिर्फ बच्चे हैं, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। हो जुन ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें तुरंत कोमल हो गईं। वह थोड़ा रुका, थोड़ा आंखें सिकोड़ी और अंगरक्षकों की ओर देखा। तुम लोग यहाँ आओ। उन्हें दंडित करो, तनखा। अंगरक्षक, बॉस बोला। अंगरक्षकों को उसका अनुसरण करना पड़ा, भले ही वे दोनों हंस रहे थे और रो रहे थे। इसलिए जिस सोफे पर तनखा बैठे थे, उसके पीछे 6 या 7 लंबे और हट्टे कट्टे आदमी एक पंक्ति में खड़े थे, जिन्होंने तनखा को पीछे से पूरी तरह से ढक रखा था। सभी के चेहरे भावहीन थे और उनकी मांसपेशियां उनके सूट के ऊपर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, मानो कोई परिदृश्य
बुरी आत्माओं से भरा हो। दुष्ट देवता जो लोगों को मारने में माहिर है, बहुत क्रूर है। कुछ ही सेकंड बाद केवल एक वाह ध्वनि सुनाई दी। उसके बाद एक के बाद एक 5 या 6 लड़के रो रहे थे। तनखा को सिरदर्द हो गया था। हो तुआन, वह आदमी तुरंत तनखा के पास बैठ गया। उसके स्वर में अभी भी एक आत्मसंतुष्ट भाव था। तन, क्या तुम बहुत होशियार नहीं हो? तनखा ने कुछ सेकंड के लिए उसे मुश्किल से देखा। अब से मुझसे दूर रहो। छोटी कहानी नंबर 4। तनखा ने तुकू शहर के सबसे प्रसिद्ध निजी अस्पताल में सफलतापूर्वक जन्म दिया। उस दिन उसने जन्म दिया। ऑपरेटिंग रूम के बाहर पूरा गलियारा हुओ परिवार के अंगरक्षक, देश वापस लौटे व्यक्ति हुओ जिंगयान की व्यवस्था के अनुसार ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे के सामने कई पंक्तियों में खड़े थे। ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे को बहुत कसकर अवरुद्ध कर दिया हुओ जून को रास्ते में ऑपरेटिंग रूम में घुसने की कोशिश करने से रोकने के लिए। सच्चाई ने साबित कर दिया कि हुओ जिंगयान की व्यवस्था अत्यंत बुद्धिमानीपूर्ण थी। अंदर यह लगभग पहली बार था जब तनखा दर्द सहन नहीं कर सका और चिल्लाया। फिर होआक तुआन के माथे की नसें उभर आईं। रास्ते से अलग हटें। मिस्टर हो, आप सचमुच अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर नहीं गया, मैं तो बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देखता रहा। अंगरक्षकों के कप्तान को समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने बस हुओ जून को एक नज़र देखा। मेरी तरफ देखो और देखो कि क्या मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। हुओ जून का हाथ कस गया। ठीक है, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। गार्डों के कप्तान ने राहत की सांस ली। लेकिन अंदर से एक दर्दनाक चीख आई तो उसने देखा कि सामने खड़े आदमी की आंखों के कोने हल्के से फड़कने लगे। हुओ जून मुस्कुराया। उसके सुंदर चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसकी जेट काली आंखें गहरी और ठंडी थी। तो फिर तुम लोग मुझसे लड़ो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है। उत्साह, बेचैनी, तनाव, परिवार की सभी तरह की भावनाएं जो उसने कई बार देखी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और ऑपरेशन कक्ष के बाहर की स्थिति स्पष्ट रूप से देखी, डॉक्टर वहीं दंग रह गए। यह मेरी कल्पना में आए किसी भी दृश्य से भिन्न था। दालान के दोनों ओर दीवार के सहारे काले सूट पहने 7-8 आदमी बैठे थे। सिर्फ एक आदमी खड़ा था, जो कैजुअल स्पोर्ट्सवियर पहने हुए था। उसका चेहरा दुबला पतला था। उसके गोरे गालों पर एक बैंगनी रंग का निशान था और उसके पतले होठों के कोने पर खून के निशान थे। डॉक्टर को बाहर आते देख उस आदमी का शरीर अकड़ गया। कुछ सेकंड बाद वह आया। डॉक्टर इतना डर गया था कि वह तुरंत ऑपरेटिंग रूम में छिप जाना चाहता था। वह मिस्टर हो, जब वह आदमी करीब आया, तभी डॉक्टर ने बोलने की हिम्मत की। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम? हो जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पीछे देखा। डॉक्टर को अचानक होश आया। चिंता मत करो, माँ और बच्चा ठीक है। हो जुन की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह अब और सहन नहीं कर सकेगा। उसके पूरे शरीर की शक्ति खत्म हो गई थी और वह 2 कदम पीछे हट गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। सांस फूलने के कारण हुओ जून ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ और पैर के पिछले हिस्से पर बैंगनी रंग या चोट के निशान थे। उसने धीरे से अपने होठों के कोने से खून पोंछा। फिर उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया, अपने अंगूठे पर लगे गहरे लाल खून को देखा और जोर से हंसने लगा। माफ करना, मैंने तुम्हें हंसाया। हुओ जून को मुस्कुराते हुए देखकर डॉक्टर ने अपनी आवाज कम की और सावधानी से पूछा, ये लोग हैं? परिवार के अंगरक्षक। बस मजाक कर रहा था, डॉक्टर।
बस मजाक कर रहा था। क्या आप ऑपरेशन रूम के सामने लोगों को इतना पीट रहे हैं कि उनके चेहरे पर चोटें आ जाएं? मन ही मन शिकायत करने के बाद डॉक्टर अजीब तरह से मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं खोई। इतने लंबे समय तक दाई का काम करने के बाद इस बार उसकी आंखें खुल गईं। लघुकथा संख्या 5 एक साल बाद। हो परिवार के युवा स्वामी तान तुंग 1 वर्ष के हो गए। कुछ महीने पहले ही लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि युवा मालिक के लिए पहली जन्मदिन पार्टी कब आयोजित की जाएगी। लेकिन हो जुन ने पहले ही बोल दिया था, बाहरी लोगों को आमंत्रित नहीं किया, केवल परिवार के सदस्यों के साथ पहली जन्मदिन की पार्टी आयोजित की। पार्टी में केवल हुओ के पुराने मालिक हुओ शेंगफेंग ही शामिल हुए, साथ ही 3 हुओ जिंग्यान का परिवार भी शामिल हुआ जो 1 साल से अधिक समय के लिए देश लौट आया था। हुओ जिंग्यान की संतान एक लड़की है जिसका नाम हुओ डू है, जो किन सोंग से 3 साल बड़ी है। गोल सफेद चेहरा, अंगूर जैसी बड़ी चमकदार काली आंखें, उसके चेहरे पर यान एन के समान कई विशेषताएं हैं। हालांकि वह अभी भी छोटी है, यह देखना मुश्किल नहीं है कि जब वह बड़ी होगी तो वह एक खूबसूरत महिला होगी। जाहिर है उसे अपने छोटे बंदर जैसे भाई में बहुत दिलचस्पी थी जो मेज पर इधर उधर रेंग रहा था। माँ, वह क्या है? छोटी लड़की ने मेज पर पड़ी सबसे पास की वस्तु की ओर इशारा किया। उसकी बचकानी आवाज में अभी भी मासूमियत थी। गोनेन ने धैर्यपूर्वक छोटी लड़की को समझाया, यह भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए एक वस्तु चुनने का समारोह है। यह वस्तु पिताजी द्वारा लाई गई थी। इसे कागज और स्याही कहा जाता है। यह कार्यालय के 4 खजाने हैं। अगर चाची टैन के छोटे भाई को यह मिल जाता है तो वह भविष्य में सबसे अधिक संभावना एक लेखक बन जाएगा। कार्यालय के 4 खजाने ये अध्ययन कक्ष में रखी 4 बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनका उपयोग लेखन और चित्रकारी के लिए किया जाता है। इनमें शामिल है कलम, स्याही, स्याही का पत्थर और कागज। तुम्हें पता है यह वायलिन है। हाँ, अगर मुझे वह मिल जाए तो शायद मैं भविष्य में संगीतकार बन जाऊंगा। एक लंबी मेज पर कई वस्तुएं रखी हुई थी, जैसे कि अबेकस, टिकटेन, टेनिस रैकेट, ड्राइंग बोर्ड। वहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हो डू जितना ज्यादा देखता गया उतना ही ज्यादा उत्सुक होता गया। उसने देखा कि छोटा भाई जो सिर्फ रेंग सकता था, इधर उधर छूता रहता था, लेकिन वह कभी भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकता था। वह बहुत ही नखरीली है। हो डू ने धीरे से गोनअन की निंदा की। गोनअन मुस्कुराया और तान तुंग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा जो मेज पर रेंग रहा था, अपनी बेटी के पिछले शब्दों को सुधारे बिना। हो डू बहुत ऊब गया था। अपने छोटे भाई को चुनाव पूरा करते हुए देखे बिना कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और लंबी मेज पर झुक गया। छोटी लड़की का चेहरा झुर्रीदार हो गया और वह बड़बड़ाते हुए बोली, जल्दी करो जियोडू, ऐसा मत करो। यानेन असहाय होकर जैसे ही वह हुओडू को वापस खींचने वाला था, उसने देखा कि लंबी मेज पर पास ही में बैठा बच्चा अचानक अपना सिर उठाता है। उसकी काली काली आंखें कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहीं, फिर अपने गोल मटोल हाथों और पैरों का उपयोग करके रेंगते हुए ऊपर आया। किन सोंग ने हुओडू की बाह पकड़ ली। फिर लड़के ने अपने होठों को सिकोड़कर अपना नया निकला हुआ दूध का दांत दिखाया और खुशी से हंस पड़ा। हर कोई दंग रह गया। तनखा और गोन इन दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपना मुंह खोला। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। होश में आने वाला पहला व्यक्ति अभी भी हुआक तुआन था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसकी आंखें निर्दयता से उस लड़के को आंक रही थी जो मेज से गिरने वाला था, लेकिन फिर भी उसने हठपूर्वक हुओडू का हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था
यह एक छोटी सी आपदा होगी। तान खा उस पर नाराज होने ही वाला था कि उसने अचानक हुओ डू को चिल्लाते हुए सुना, वाह माँ, उसने मुझे काट लिया। छोटी कहानी नंबर 6। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। इस समय हुओ परिवार में सभी को पता चला कि उस समय हुओ जून के शब्द सिर्फ विनम्र थे। युवा मास्टर हुओ किन सांग कोई छोटी मोटी आपदा नहीं है, वह मूलतः एक छोटा शैतान है। उम्र छोटी है पर बहादुर बहुत है। स्वर्ग और पृथ्वी से बेखौफ, पूरे हुओ परिवार को बेचैन करने के लिए अपने आप ही घूमने में सक्षम। घर में केवल कुछ ही लोग हैं जिन्हें उसने नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके अलावा यह छोटा शैतान बेहद चालाक है। मूल रूप से कोई भी उसके चंगुल से बच नहीं सकता है। इसका केवल एक अपवाद है। हुओडू हर गर्मियों में हुओडू गर्मी से बचने के लिए हुओ परिवार की जागीर में आता था। 6 या 7 साल हो गए थे और उसने एक भी बार आना नहीं छोड़ा था। इसलिए जैसे ही गर्मी की छुट्टियां आती, पहले दिन हुओडू के आगमन पर छोटा शैतान किन खुद को साफ कर लेता, एक सफेद शर्ट और छोटी पैंट पहनता, अपने बालों को पीछे की ओर खींचता, एक युवा सज्जन की तरह। जो काम उसे सबसे ज्यादा पसंद था वह था आज्ञाकारी होने का दिखावा करना, हुओडू के पीछे एक छोटी सी पूंछ की तरह चलना और बहन पुकारना, मीठी आवाज मारना चाहता है। इस साल कोई अपवाद नहीं है। हुओडू अभी हुओ परिवार के पास पहुंचा ही था कि उसे तानतुंग ने पिछवाड़े में खींच लिया। नए शिक्षक ने यह देखा और सिरदर्द के कारण उसे रोका। तानतुंग, तुमने अभी तक शास्त्रीय चीनी का अध्ययन पूरा नहीं किया है। तानतुंग ने पलकें झपकाईं और जल्दी से जवाब दिया, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। तो जांच। तानतुंग ने उदास होकर नीचे देखा। हुओडू मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम फिर से मजाक कर रहे हो। होम ट्यूटर ने पूछा, हवा आसमान की ओर बहती है लेकिन लाल धागा एक नहीं रुकता, आगे क्या होगा? तानतुंग इतना गुस्से में था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसका गला इतना लाल हो गया था। हुओडू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह पता है। सूखे पाइन द्वीप पर राक्षस पूर्ण दीवार 2 पर निर्भर करता है। मैं सबसे आज्ञाकारी हैं, लेकिन अगला वाक्य तानतुंग को जवाब देने में मदद नहीं कर सकता। हाँ, किनसोंग फीजुएन बोकलू त्रानहुएन हुई के बारे में अगला वाक्य क्या है? किनसोंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतिम संस्कार में गया हो। हुओडू प्रसन्न थी। उसकी नाजुक छोटी भौहें ऊपर उठीं। मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल सच है। हाँ, हाँ, हुओडू ने अपनी ठोड़ी उठाई। हाँ, 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 नहीं, मैं जानता हूँ। तो बताओ मुझे, तुम्हारे पास वास्तव में यह है तो चलो शर्त लगाते हैं। चलो शर्त लगाते हैं। तुमने क्या कहा था कि तुम शर्त लगा रहे हो? जो भी हारेगा उसे दूसरे पक्ष के लिए एक शर्त माननी होगी। एक वादा किया जाता है। सहपाठी हुओ शियाओयू ने अपने हाथों को आत्मसंतुष्टता से ताली बजाते हुए अचानक किनसोंग की अभी भी अजीब उपस्थिति को देखा। उसकी काली काली आंखें चमक उठीं। मूसलाधार बारिश और मूसलाधार बारिश एक उग्र तूफान की तरह है। चट्टानें चट्टानों की तरह हैं और गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट की तरह है। यह उतना ही खतरनाक है और जो दूर से आते हैं वे ऐसे ही हैं। 3 कुशल धारा प्रवाह। अभी जैसी अजीब सूरत कहाँ है? हुओडू दंग रह गया। तुम। तानतुंग की आंखें अचानक चमक उठीं, उस मासूम और आज्ञाकारी रूप पर वापस। बहन, तुम हार गई। तुम अपना मन नहीं बदलोगी, है ना? हुओडू की गोरी गर्दन लाल हो गई। बिल्कुल नहीं, छोटी लड़की ने मुंह बनाया। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। बताओ,
तुम मुझसे क्या वादा करवाना चाहती हो? टेन तुंग के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से उसे फिर से छिपा लिया। जल्दी मत करो। क्या? रुको, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओह! लघुकथा संख्या 7 सहपाठी हो शियाओयू ने मासूमियत से विश्वास किया। कई वर्षों बाद जाकर उसे इस छोटे शैतान का असली चेहरा समझ में आया। दुर्भाग्य से उस समय उसे छोटे शैतान किन्ने हो परिवार की घरेलू पंजीकरण पुस्तक में प्रवेश करने के लिए धोखा दिया था। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अंत। गड्ढा खोदने की तिथि 18 अगस्त 2019। गड्ढा भरने की तिथि 24 अप्रैल 2020। नोट्स 1, 2, 3। ली बाई की कविता भोजन मुश्किल है में शामिल। पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आसमान से 1 फुट की दूरी पर भी नहीं। सूखे देवदार के पेड़ ऊंची चट्टानों से टकराकर अस्थिर रूप से झुके हुए हैं। पानी बहता है, झरने गर्जना करते हुए बहते हैं। पहाड़ की ढलान से टकराकर चट्टानें हिलती हैं, हजारों धाराएं गरजती हुई गर्जना करती हैं। शू रोड बहुत खतरनाक है। तुम पर दया आती है, जो दूर से यात्रा करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो?